रोटी सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता, उसमें अचार डालिए, उसमें चटनी डालिए, उसमें पापड़ डालिए। द सेम इज थिंग विद द आंसर राइटिंग। आप अपने आंसर को सिंपल रोटी सब्जी ना बना के उसमें अचार और पापड़ और चटनी और दही भी डालें। और घी डालने का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग आपको पास करवाएगा। क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ तो मुझे टाइम का बहुत क्रंच था। तो जब मेरे दिमाग में आया ऑप्शन लेने का, तो मैंने सोचा कि ऐसा ऑप्शन लिया जाए जिसमें पहला कि इंटरेस्ट हो, सबसे पहला, दूसरा जिसका सिलेबस कम टाइम में हो जाए, और तीसरा जिसका मटेरियल बहुत अवेलेबल हो। तो ये तीनों कोइंसाइड किया मेरा एंथ्रोपोलॉजी के साथ। तो नीडलेस टू से एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही क्रिस्प, कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिटिकल एंड डायग्रामेटिक है। डायग्रामेटिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी बातें जो आप लिखिएगा, इन्विजिलेटर पढ़ेंगी, उन्हें बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप उसे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे तो वो कम समय में बहुत सारी मैटर्स एक डायग्राम में ही समा जाती है। तो ये आपका आंसर को बहुत ही एनरिच करता है और होलिस्टिक अप्रोच देता है। अब मैं आती हूँ मार्किंग स्कीम में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा मान्यता है कि ये ऑप्शनल बहुत अच्छा मार्क्स उठता है, ये ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है। तो इस मिथ को मैं एंथ्रोपोलॉजी लेके डाउन की हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शनल करके कुछ नहीं है, आपका परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। अगर आप पढ़ाई किए हो तो मार्क्स आएगा, अगर आप नहीं पढ़े हो, आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं हो, तो आप ज्योग्राफी से भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका, बिकॉज शॉर्टकट, क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट अपनाया है एंड इट वर्कड फॉर मी, बिकॉज टाइम का बहुत परमिट था और मैंने एंथ्रोपोलॉजी का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ उसके बाद पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि अब 2 मिनट्स नूडल्स करना है, तो इस नूडल्स को मैं कैसे बनाई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए बीपीएससी के, उसे मैं डिवाइड कर ली चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आया है। मैंने 2 से 3 दिन अपने टाइम सिर्फ इस बात पे दिया कि कौन क्वेश्चंस बीपीएससी रिपीट करता है, कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी बहुत इम्पेटस देता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और तीसरा कौन ऐसा टॉपिक्स है जो बीपीएससी का फेवरेट है। तो अगर आप एक इन्विजिलेटर बन जाओगे और खुद ही क्वेश्चन सेट कर लोगे तो आपका आधा एग्जाम ऐसे ही निकल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बीपीएससी के लेवल तक जाके सोचूं, जो कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं वो प्रयास की कि उस तरह से जाऊं, मैं सीधा रास्ता ना जाके उल्टे से जाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत क्रंच थी और उस समय कोविड-19 की टाइम चल रही थी, मेरे पास कोई कोचिंग नहीं था। मैंने जो किया सेल्फ स्टडी से किया। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज की, उसके सारे क्वेश्चंस को लिखा एक जगह, चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड किया और फिर मैंने अपना एक आंसर्स बनाया। थोड़ा टाइम लगा मुझे, 1 से 1.5 महीने लगे सिर्फ आंसर्स बनाने में। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे मटेरियल्स को रीड किया। रीड करने के बाद हर मटेरियल का जो इम्पोर्टेंट लगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं उसका स्नैपशॉट खींचती गई और एक जगह अकोमोडेट करती गई और फाइनली मैं उसका एक अपना आंसर बनाई। मैंने उनसे अपना एक नोट्स बना लिया। ये सारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो बनाया है वो सबने लिखा है, तो आपको क्यों ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उन सब से। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा कि आपका आंसर दूसरों के आंसर से अलग हो। जैसे कि इन्विजिलेटर सब वही पढ़ रहे हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, सब ने वही थ्योरी लिखा है, तो आपको क्यों नंबर मिलेगा, आपने ऐसा क्या किया है। तो आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को या कोई भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी को आप किसी और से रिलेट कीजिए। रिलेट करने के बाद आप उसका बहुत सारा एस्पेक्ट्स देखिए कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अभी के प्रेजेंट में क्या उसका अप्रोच है, उसका क्या एडवांटेज है। आप अपने आंसर्स में डायनामिज्म लाइए, बहुत सारा वैरायटीज़ लाइए, क्योंकि कैसा होता है कि सिर्फ रोटी सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता, उसमें अचार डालिए, उसमें चटनी डालिए, उसमें पापड़ डालिए। द सेम इज थिंग विद द आंसर राइटिंग। आप अपने आंसर को सिंपल रोटी सब्जी ना बना के उसमें अचार और पापड़ और चटनी और दही भी डालें। और घी डालने का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। इम्पॉर्टेंट रोल है। हिस्ट्री इज़ द गेम चेंजर इन बिहार। तो इसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे स्पेशल फोकस करना है। कुछ बुक्स हैं जो मैं बोलूँगी, जैसे पहला है स्पेक्ट्रम। आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है और मेन है उसे पढ़ने से ज़्यादा समझना है,
स्पेक्ट्रम के लास्ट में 5 से 10 पेजेस है जो आपको बाय हार्ट करना है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो तो बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ उससे डायरेक्ट उठा के दे देती हैं, तो ये आपको एक एज मिलेगा हिस्ट्री में। सेकेंड इज लूसेंट। बीपीएससी इज नोन फॉर डेटा, तो डेटा आपको लूसेंट से मिलेगा। कुछ ऐसे डेटा, डेट्स, क्रॉनिकल्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कुछ कॉन्फ्लिक्ट के मैटर्स हैं, तो आप प्लीज़ उसे लूसेंट से रेफर करें, क्योंकि बीपीएससी जनरली लूसेंट को प्रेफरेंस देती है। द थर्ड इज, जब आपके पास ये सारा कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ आप घटना चक्र से अपने एक हॉलिस्टिक, जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ आप घटना चक्र से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लें। चौथा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बिहार में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 38 से 40 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आते हैं 150 में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई भी 2 बुक फॉलो किया है। मैंने प्रतिज्ञा दर्पण और साथ में द हिंदू रिव्यू पढ़ा है, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो स्पीडी, एडुटेरिया एक्सेट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो मंथली मैगजीन में कोई 2 आप पढ़ सकते हैं, एक से काम नहीं चलेगा, आपको 2 पढ़ना ही होगा। एंड मोर ओवर करंट अफेयर्स आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी रिजल्ट नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे कहा जाता है, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, करंट अफेयर्स इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके लिए आपको हर मंथ रेगुलर होना होगा, रिलीजियसली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा ताकि लास्ट में पाइल अप ना हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स फैक्ट्स रहता है। जैसे अभी 66th में आया है अटल टनल का, 67th में आया है अटल टनल का लेंथ कितना है, तो ये सारी लेंथ आपको या फिर कुछ भी ऐसा डेटा आपको पत्रिका दर्पण से मिल जाएगा। उसके अलावा परीक्षा मंथन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आप परीक्षा मंथन से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा आप केपीसी नैनो ले सकते हैं, वो उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं विद सॉल्यूशन। तो आप जो आंसर लिखो, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको अपने आंसर्स बनाइए और उस आंसर्स को मल्टीपल सोर्सेस से कवर अप कीजिए और अपने आंसर को इतना डेकोरेटिव बनाइए कि अगर कोई इन्विजिलेटर नींद में भी हो तो आपका आंसर पढ़ के टिक मार दे। वो इतने अच्छे से आपके आंसर्स दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए विद डायग्राम्स, माइंड मैप्स, कि अगर कोई ऊपरी नज़र से भी आपके आंसर्स को देखे तो उन्हें बहुत इम्प्रेसिव लगे। लेकिन ये काम आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे बीपीएससी के, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। इसीलिए आपको ये होमवर्क घर पे करना होगा। अब मैं आती हूँ मेंस के पेपर्स पे। मेंस क्रैक करने का बीपीएससी का सिर्फ 2 ही मंत्र है। द फर्स्ट इज मैथ एंड द सेकेंड इज ऑप्शनल। मैथ्स में अगर आप 72, दैट इज स्टैटिक्स क्वेश्चन 72, अगर वो आपने बनाया तो आप बीपीएससी स्ट्रीम कर गए हैं, और वो आपसे छूट गया तो आप बहुत कम चांसेस रहेंगी आपके क्वालिफाई करने की। द सेम केस मेरे साथ हुआ था, मैंने 64 दिया था, मेरे 72 नंबर के मार्क्स छूट गए थे मैथ्स के, जिसके कारण मेरा 9 मार्क्स से 64 क्वालिफाई नहीं हो पाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। इसीलिए कहा गया है, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग आपको पास करवाएगा। वो है सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी बाय विवेक वामसे सर का है, विवेक वामसे सर का है। उसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, जो प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी में आया हुआ है। तो आपके उनके आंसर से आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट को मुझे डालना है इस आंसर में, किस पॉइंट को नहीं डालना है, कौन रिलेवेंट है, कौन इररिलेवेंट है। एंडिंग विद दिस, एंथ्रोपोलॉजी, मैं मानती हूँ एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही ईजी, कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत कम टाइम में क्रैक करने वाली ये एक सब्जेक्ट है। और होपफुली आई हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, जो कि पब्लिश होंगे थोड़े दिन में एंथ्रोपोलॉजी की भी। तो बीपीएससी हैज़ डन जस्टिस विथ न्यू सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। थैंक यू।